हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो अपनी लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे कनेक्टर्स के ऊपर पूछे गए हैं। अब यहाँ पर कनेक्टर से याद रखिए, मैंने दो टॉपिक्स को यहाँ पर इंक्लूड करा है। एक हमारा कंजंक्शन, दूसरा हमारा इंटरजेक्शन। अब इनको कनेक्टर्स क्यों कहा जाता है, पहले हम इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा सा बेसिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कंजंक्शन और प्रीपोजिशन की। आपको एक और चीज बता देते हैं, आगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप दोबारा अपना थ्योरी पार्ट को रिवाइज करेंगे। कंजंक्शंस के जितने भी रूल्स हैं उन सबको आपको आना चाहिए, प्रीपोजिशन के रूल्स आने चाहिए। देन उसके बाद आपके को जो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जब उसके बाद आप ये सीरीज करेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और आप इजीली उनको कर पाएंगे। राइट, तो कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है? कनेक्टर्स का मतलब आप समझिए कि कनेक्टर्स का मतलब होता है जो चीजें आपस में किसी को कनेक्ट करें। राइट, तभी तो उसे कनेक्टर नाम दिया गया है। तो इसके शाब्दिक अर्थ पे जाइए, यानी कनेक्टर्स यानी किसी को कनेक्ट करने वाला। राइट, तो कनेक्टर्स हो गया। अब कनेक्टर्स में मैंने कंजंक्शन को क्यों बोला और प्रीपोजिशन को क्यों बोला? सिर्फ इन्हीं दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करिए। हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन उनमें इन्हीं दोनों के बारे में मैंने क्यों बताया आपको कि ये कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले कंजंक्शन की बात करते हैं। देखिए कंजंक्शन क्या होता है। देखिए कंजंक्शन, अगर आपने इसको सही वर्ड पढ़ पा रहे हैं, जंक्शन, जंक्शन का मतलब जहां पर दो लूप्स आपस में मिलते हों। राइट, जंक्शन इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ट्रेन के देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मथुरा जंक्शन या फिर कोई और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपने क्या देखा है कि वहां पर एक जो ट्रैक है अलग हो जाती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दो ट्रैक आपस में मर्ज हो जाती है। तो यही जंक्शन का काम होता है कि दो चीजों को आपस में जोड़ना। अब वो चाहे वर्ब हो, दो वर्ब हो, या फिर दो नाउन हो, राइट, या दो क्लॉजेज हो। अब क्लॉज का मतलब क्या होता है? क्लॉज का मतलब समझिए, एज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद की एक वर्ब होती है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। लेकिन उसका जो कंप्लीट मीनिंग है वो दूसरे ग्रुप ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है जिसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट होता है और खुद का एक वर्ब होता है। तो ये दोनों मिलके एक कंपाउंड या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं हम क्लॉज। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक हमें वर्ड चाहिए होता है। ऐसे वर्ड्स और ऐसे वर्ड्स की कैटेगरीज को हमने क्या बोला गया है? कंजंक्शन। यहां से आपको कंजंक्शन क्लियर हुआ। नाउ प्रीपोजिशन समझिए। जब भी प्रीपोजिशन आता है या प्रीपोजिशन जिन वर्ड्स को हम बोलते हैं उनके साथ हमेशा नाउन आता है। नाउन क्यों आता है? क्योंकि नाउन जो होता है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। राइट, ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं, एक वर्ब का होता है और एक प्रीपोजिशन का होता है। तो ये जो नाउन है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और प्रीपोजिशन क्या करेगा? प्रीपोजिशन हमेशा रिलेशन को स्टैब्लिश करेगा। अब ये रिलेशन किससे बताएगा? राइट, ये रिलेशन अपने साथ इससे पहले जो वर्ड आया है उसके बीच और इसके जो बाद में वर्ड आया उसके बीच में रिलेशन क्रिएट करेगा। ये हमारे प्रीपोजिशन का काम होता है। तो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन और कंजंक्शन क्लियर हुए। अब यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर हमें प्रीपोजिशन की जरूरत होती है, कहाँ पर हमें कंजंक्शन की जरूरत होती है। इस चीज को हमें और समझना है। देखिए, जब भी दो क्लॉजेस को आप जोड़ेंगे, यानी क्लॉज 1 और क्लॉज 2, तो हमेशा आपको एक कंजंक्शन चाहिए होगा। राइट, अब कैसे पता चलेगा? इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा और इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। जब आपको दो वर्ब कहीं दिख जाएं तो इसका मतलब समझ लीजिए आपको कंजंक्शन की जरूरत है। राइट, तो दो वर्ब आते ही आपको कंजंक्शन दिखना चाहिए। राइट, यहां से आपको ये चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि जितनी वर्ब्स होंगी, सपोज अगर आपकी n वर्ब है, n+1 वर्ब है, तो कंजंक्शन कितने होंगे? कंजंक्शन होंगे आपके n, यानी वर्ब हमेशा एक ज्यादा होगी। यानी दो वर्बों को कनेक्ट करने के लिए एक कंजंक्शन, तीन वर्बों को कनेक्ट करने के लिए दो कंजंक्शन, ये याद रखेंगे। लेकिन जब आपको लगता है कि वर्ब नहीं है लेकिन उसकी जगह हमारे पास कोई नाउन है और वो नाउन एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा, बिकॉज ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, तो आपको प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये जो नाउन है, नाउन का काम क्या होता है पहले आप ये समझिए। नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट या फिर एज अ सब्जेक्ट काम करता है। राइट, अगर वो एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, अगर सब्जेक्ट है तो वो किसी वर्ब के एक्शन को, वो किसी सेंटेंस में एक्शन या स्टेट को बारे में बताएगा। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है या तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इन दोनों के सिवा नाउन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, या फिर नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है सेंटेंस के अंदर। यहां तक आपको क्लियर हुआ? नाउ अब हम जो रूल्स हैं हमारे, जो हमने पढ़े, थोड़े बहुत डिस्कस किए, इनका इंट्रोडक्शन लिया, अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इनको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, while we would like that all Indian children to go to school, we need to ponder
वाई दे डू नॉट। अब देखिए वी वुड लाइक ये एक वर्ब हो गया, राइट, और दैट हमारा यहाँ पर एक कंजंक्शन हो गया। टू गो टू स्कूल ये इन्फिनिटिव है, राइट। टू स्कूल वी नीड, अगेन यहाँ पर एक सब्जेक्ट आ गया वी और यहाँ पर एक वर्ब आ गया वी नीड, देन वाई अगेन एक कंजंक्शन हो गया, दे डू नॉट ये एक हमारी वर्ब हो गई, राइट। तो और यहाँ पर वाइल एक कंजंक्शन है, तो देखिए एक कंजंक्शन, दो कंजंक्शन, तीन कंजंक्शन, राइट। अब सी वर्ब कितनी है यहाँ पर, अब आप ये समझिए, वुड लाइक एक वर्ब हो गया, राइट, नाउ नीड एक वर्ब हो गया, और नाउ दे डू नॉट ये हमारी क्या हो गई, दूसरी वर्ब हो गई, डू नॉट वर्ब तीन वर्ब के हिसाब से हमारे पास कितने कंजंक्शन आने चाहिए, दो कंजंक्शन आने चाहिए। एक कंजंक्शन ये पर है, एक दैट है और एक वाई है, राइट। सो जाहिर सी बात है आपको एक कंजंक्शन हटाना पड़ेगा और वो इस हाईलाइटेड पोर्शन में से हटाना पड़ेगा। तो अब हम अपने ऑप्शंस करते हैं। तो इफ भी हमारा कंजंक्शन होता है, दैट भी हमारा कंजंक्शन होता है, ये आंसर तो होंगे नहीं। नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता क्योंकि हमें कंजंक्शन रिमूव करना है। ऑल चिल्ड्रन, ऑल इंडियन चिल्ड्रन आएगा इसका आंसर, यहाँ से दैट हट जाएगा। वी वुड लाइक ऑल इंडियन चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, वी नीड टू पॉन्डर व्हाई दे डू नॉट, राइट। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नाउ टेक केयर दैट यू आर नॉट टू बी चीटेड, ध्यान रखना कि आपको चीट ना किया जाए, राइट। तो दैट यू विल नॉट बी चीटेड, यू विल नॉट बी चीटेड, टेक केयर यू विल नॉट बी चीटेड, दैट यू आर नॉट चीटेड। अगर आप यहाँ बात करें टेक केयर, अपना ध्यान रखना, राइट। अब ये एक वर्ब हो गया टेक केयर, यू टेक केयर, राइट। अब टेक केयर का यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू टेक केयर दैट यू आर नॉट टू बी चीटेड। अब देखिए यू आर नॉट टू बी चीटेड, राइट, यू आर नॉट और बी चीटेड ये एक हमारा क्या होगा, वर्ब हो गया, राइट। तो यहाँ पर दैट यू आर नॉट चीटेड सही होगा क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें ये एक ऑलरेडी हमारे पास वर्ब आ गया, एक और वर्ब आ गया V1 V2 और V3 दे दिया। तो हमें एक ही वर्ब चाहिए, दो वर्ब चाहिए क्योंकि हमारे पास एक ही कंजंक्शन है, राइट। तो अब हमें इसमें से ढूंढना है, जैसे विल नॉट बी चीटेड ये गलत हो जाएगा, यू विल अगेन बी चीटेड ये गलत हो जाएगा, दैट क्योंकि यहाँ ये देखिए ये इस मामले में सही हो जाता क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है और ये दो तरीके के काम कर रहा है। तो दैट यू आर नॉट चीटेड ये सही आंसर रहेगा इसका, राइट। C is the right answer. Now question number 3. If a man remains as careful as he, देखिए if एक conjunction हो गया, a man remains careful as he is in the beginning, there will be no failure. Will be, is और remains हमारे पास क्या हो गया, अगर आप बात करें तो तीन वर्ब होगी। If a man remains V1 V2 V3, conjunction कितना है, एक। Now C, he at the beginning, be in the beginning, और उसके बाद आप देख रहे हैं he was in the beginning। अगर आप इसको देखें if a man remains careful, right, तो if a man remains careful as he is in the beginning, there will be no future। तो वो बोल रहा है कि अब यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर मैन केयरफुल है, if a man remains careful, कैसे, जब वो शुरुआत में, अब बिगिनिंग में वो केयरफुल है नहीं, शुरुआत में केयरफुल था, as he was in the beginning there will be no failure, जैसे वो शुरुआत में था वैसे ही अगर अभी केयरफुल रहेगा तो आगे चल के कोई फेलियर नहीं होगा। C is the right answer. Now question number 4. Anyone interested in computer programming can find a job in contemporary industry if you learn the basic programming such programming languages such as COBOL or Fortran. एनीवन इंटरेस्टेड, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको जॉब मिल सकती है कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्री में अगर आप सीखते हो क्या, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबाल और फोर्टन। नाउ बाय द स्टडी और उसके बाद हो जाएगा इफ ही वुड लर्न। देखिए एनीवन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैन, तो देखिए एनीवन कैन फाइंड, सब्जेक्ट हो गया एनीवन, सब्जेक्ट can find a job in contemporary industry the basic programming languages। अब इसमें एक ही वर्ब है, अगर आप ध्यान दें can find ये एक ही वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है anyone। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है यहाँ पर हमारा एज अ ऑब्जेक्ट है किसका, इन प्रीपोजिशन का, राइट। और ये एक और वर्ब होगी हमारी इंटरेस्टेड, एनीवन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैन फाइंड, यहाँ अगेन एनीवन के लिए कैन फाइंड अ जॉब
इन कॉन्टेम्प्ररी इंडस्ट्री इफ यू लर्न, अब आपको ये चेक करना है, इफ यू लर्न द बेसिक, अगर आप बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा बाय स्टडिंग, इफ यू लर्निंग बाय स्टडिंग द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज कोबल एंड फोर्टन, राइट। तो बाय स्टडिंग होगा इसका सही आंसर, ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द पर्सन यू डैश एट द सिनेमा लास्ट नाइट। हु इज द पर्सन, अब पूछा जा रहा है वो कौन सा पर्सन था जिससे आप मिले सिनेमा में। तो हु यू डैश, अब देखिए हु यहाँ पर एज अ कंजंक्शन भी काम करता है। हु इज द पर्सन यू एट द सिनेमा लास्ट नाइट, तो यू रिकॉग्नाइज्ड होगा, यू वर रिकॉग्नाइजिंग होगा, या फिर यू हैव रिकॉग्नाइज्ड होगा। तो अगर आप इसमें बात करें तो हु यू रिकॉग्नाइज्ड होगा, राइट। इसका सही आंसर होगा हु यू रिकॉग्नाइज्ड। क्यों यू रिकॉग्नाइज्ड होगा, हु यू रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि हु यहाँ पर क्या आ गया, हमारा कंजंक्शन आ गया, इज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये पहला क्लॉज हो गया, हु इज द पर्सन यू रिकॉग्नाइज एट द सिनेमा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आई अज्यूम डैश विद मी। अब ऑप्शन है, आई अज्यूम एवरीवन एग्रीइंग विद मी, आई अज्यूम that everyone agrees with me, I assume everyone to agree with me। अगर आप इसको देखें, I assume सबसे पहले एक सेंटेंस तो हमारा एक क्लॉज तो यही खत्म हो गया। अब उसके बाद हमारा दूसरा क्लॉज होगा, तो अगर दूसरा क्लॉज आएगा तो हमें एक कंजंक्शन की जरूरत होगी, तो बी इज द राइट आंसर। एवरीवन एग्रीज क्या हो गया, एग्रीज वर्ब हो गया, किसका, एवरीवन का, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल of the inmates escaped from the blazing fire। तो it was fortunate, ये क्या था, ये किस्मत थी कि सबके सब जो inmates थे वो blazing fire यानी जो दहकती हुई आग थी उससे बच के निकल गए। अगर आप ध्यान दें, escaped क्या है, वर्ब है, और was क्या है, ये भी वर्ब है, दो वर्ब है। क्या यहाँ पर कोई कंजंक्शन है, नहीं है, बट हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। सो इट वॉज फॉर्चुनेट दैट, राइट, ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। तो ए पार्ट में एरर थी क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन नहीं था, तो हमने इसमें कंजंक्शन ऐड कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू शुड बी एब्सेंट, नो एरर। देखिए ही आस्क्ड, ये एक अपने आप में क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। यू वुड बी एब्सेंट, ये एक सब्जेक्ट हो गया, देन इसके बाद ये वर्ब हो गई। अब देखिए अगर आप देखें ना, हाउ और दैट ये दोनों कंजंक्शन होते हैं, हाउ रिलेटिव कंजंक्शन हो गया। अगर आप यहाँ पर हाउ यूज करें, हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट, तो दैट नहीं आएगा। ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग वुड यू वुड बी एब्सेंट, दैट नहीं आएगा, दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आएंगे, तो बी पार्ट में एरर है, वो हमने ठीक करी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आई केम इन वेरी लेट लास्ट नाइट। तो वो बोल रहा है कि आई केम वेरी लेट लास्ट नाइट, तो वो पिछली रात को बहुत ज्यादा लेट आया था। एंड अनफॉर्चुनेटली द डॉग, अब देखिए एंड एक हमारा कंजंक्शन हो गया, अनफॉर्चुनेटली द डॉग स्टार्टेड बार्किंग एंड दिस वोक अप, ये अगेन ये हमारी एक वर्ब होगी, वोक अप माय वाइफ। तो दो, एक वर्ब, दूसरी वर्ब और तीसरी वर्ब और दो कंजंक्शन, बिल्कुल सही है, कोई स्टेटमेंट में एरर नहीं है, नो एरर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द मोरल ऑफ द एंटायर नोवेल इज हाउ मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी। तो इस पूरी मोरल जो नोवेल पढ़ी है, हमारे जो कोई भी रीडर है उसने कोई नोवेल पढ़ी है, उसका मतलब क्या है कि जो मनी है वो आपको, मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी, तो पैसा आपको खुश नहीं कर सकता है, राइट। तो ये है, तो हाउ मनी नहीं होगा, दैट मोरल ऑफ द नोवेल, द मोरल ऑफ द एंटायर नोवेल इज दैट मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी, तो दैट आएगा, हाउ नहीं आएगा, तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ he did not believe in God but he went to church regularly। तो वो क्या कह रहा है कि वो गॉड में भरोसा नहीं रखता है, बट अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर देखिए इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, याद रखिए कॉन्ट्राडिक्टरी होती क्या है। he did not believe in God, उसको भगवान पे भरोसा नहीं है, बट फिर भी वो चर्च जाता है रेगुलरली। वो क्या करता है, वो चर्च जाता है रेगुलरली, बट ही वेंट टू चर्च रेगुलरली, राइट, बट ही वेंट टू चर्च रेगुलरली। उसको भगवान पे भरोसा ना होने के बावजूद भी वो चर्च जाता है रेगुलरली, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अब यहाँ पर बट जो होता है वो हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन होता है। सी हाउएवर जो होता है ना, ये भी हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन होता है, नेवरदीलेस भी कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन होता है, येट भी हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन होता है। तो इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ए बी सी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑल ऑफ द ऑल ABC have the same meaning, तो तीनों के सेम आंसर है, राइट। सो ABC is the answer।
नाउ सिचुएशन रिमेन द सेम rather got worse all his efforts notwithstanding. तो सिचुएशन रिमेन द सेम rather got worse, तो सिचुएशन जो थी सेम रही थी और या तो खराब हो सकती थी. all his efforts notwithstanding, तो जितने भी एफर्ट्स थे उसके काम नहीं कर रहे थे. तो सिचुएशन रिमेन द सेम. अब सिचुएशन हमारा सब्जेक्ट हो गया, रिमेन हमारी वर्ब हो गई. rather got worse, तो got क्या हो गया? अगेन. अब ये सिचुएशन के ही बारे में बात कर रहे हैं. got हमारी अगेन वर्ब हो गई. ऑल हिज एफर्ट्स नॉट विद स्टैंडिंग, तो अब बात करा गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग को एज अ कंजंक्शन डील करेंगे या फिर एज अ नाउन डील करेंगे, राइट. सी फॉर ऑल हिज एफर्ट्स नॉट विद स्टैंडिंग, विद ऑल हिज एफर्ट्स नॉट विद स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ, विद ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स नॉट विद स्टैंडिंग. अगर आप देखें ऑल हिज एफर्ट्स, तो उसके जितने भी एफर्ट्स थे नहीं काम कर रहे थे, नॉट विद स्टैंडिंग. तो नॉट विद स्टैंडिंग हमारा कंजंक्शन होता है. दिस इज राइट, नो इम्प्रूवमेंट, दिस इज राइट. Right, now question number 13. They continue to work in the field despite of the heavy rains. अब मैं आपको एक मीनिंग समझा देता हूँ. Despite और spite. Despite का मतलब होता है बावजूद इसके, राइट. Despite के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है. Despite के साथ जहां भी ऑफ दिखेगा वो एरर है. और Despite की जगह अगर आपको कुछ और लिखना हो तो in spite of होता है, राइट. In spite of, तो हमेशा याद रखिएगा इन स्पाइट के साथ ऑफ आएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा. सो दे कंटिन्यू टू वर्क इन द फील्ड, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा. या तो इन स्पाइट ऑफ हो सकता है या फिर डिस्पाइट हो सकता है. द हैवी रेन्स, रेन्स क्या है यहाँ पर? नाउन है. अब ये नाउन क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये इन दोनों प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट है, राइट. तो एक तो इस तरीके से ठीक कर सकते हैं. अब हमें ऑप्शन देखना है. इन स्पाइट के साथ ऑफ आएगा इसलिए ये गलत हो जाएगा, राइट. दो हैवी रेन्स, ये गलत हो जाएगा. ऑल दो क्या हो गया? हमारा कंजंक्शन हो गया. तो कंजंक्शन के लिए रेन्स नहीं होगा, रेन्ड होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा. अगर इसकी बात करें इवन दो, ये कंजंक्शन हो गया इट रेन्ड हैवीली, तो इट सब्जेक्ट हो गया, रेन्ड अगेन हमारी वर्ब हो गई. तो ये सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने कंजंक्शन ऐड करा तो उसके साथ एक सब्जेक्ट और वर्ब भी लिया है. तो सी इज द राइट आंसर. अगर यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ होता तो ये ठीक हो जाता, बट ऑफ नहीं है इसलिए ये गलत होगा, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. ही केम डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, वो आया था बावजूद इसके, उसका शेड्यूल काफी बिजी था. तो डिस्पाइट के साथ मैंने बोला ऑफ नहीं आएगा. या तो डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल लिख सकते हैं या इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल लिख सकते हो. तो नेवरदीलेस, इन स्पाइट ऑफ, सी इज द राइट आंसर. तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. Teacher disagree with what I am said and he earnestly defend my right to my opinion. या तो एरर ए में है, बी में है, सी में या डी में है. टू माई ओपिनियन नो एरर. अगर डी आप टिक करते हैं इसका मतलब इनमें कोई एरर नहीं है, राइट. सो अगर आप इसको देखें, अगर क्वेश्चन नंबर की बात करें तो टीचर डिसएग्री विद व्हाट आई सेड, तो जो टीचर है ना वो डिसएग्री कर रही है जो उसने कहा, बट एंड नहीं होगा यहाँ पर. क्यों? क्योंकि ही अर्नेस्टली डिफेंड माई राइट, लेकिन वो उसके राइट को डिफेंड भी कर रही है. तो वो उससे डिसएग्री भी कर रही है जो उसने कहा, लेकिन उसको डिफेंड भी कर रही है. तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट आएगा. तो कॉन्ट्राडिक्टरी के देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लीजिए. कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? जो विरोधाभास होते हैं ना, जो एक दूसरे की बात को काटते हैं, जैसे फायर एंड लाइक आप कह सकते हैं वाटर. तो फायर और वाटर कॉन्ट्राडिक्टरी है. पानी आग को बुझा देता है, राइट. तो कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी होती है ना, उसके लिए आप बट और ऑल्दो इन सब का यूज कर सकते हो, राइट. तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को ध्यान से करना होता है. नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स he touched a live electric wire and was electrocuted. का मतलब क्या होता है? electrocuted का मतलब होता है कि किसी को करंट पकड़ जाना या जिसको करंट लग जाना. यानी बार बार बावजूद इसके, वार्निंग देने के बावजूद भी उसने क्या करा? लाइव इलेक्ट्रिक वायर को टच कर लिया और उसको करंट लग गया. तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट ऑफ होता है या फिर डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, राइट. तो ए पार्ट में. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. The crime rate increase in spite formal moral education given in school. तो बहुत इजी है, राइट. देखिए क्या बात हो रही है कि फॉर्मल एजुकेशन जो है स्कूल में देने के बावजूद भी क्राइम रेट बढ़ रहे हैं. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है. तो इन स्पाइट ऑफ होता है या फिर इसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं डेस्पाइट. अगर आपको ऑफ नहीं लिखना तो डेस्पाइट, राइट. नाउ स्टीरियोज एज ऑलरेडी
a standard feature on many new automobiles. More car companies are including CD players and multi-ED changers and added incentives to wires. तो स्टीरियो एज ऑलरेडी स्टैंडर्ड फीचर ऑन मैनी न्यू ऑटोमोबाइल्स. तो स्टीरियो केसेस देखे आपने, जो कार के अंदर पहले जो कार आती थी उनके अंदर स्टीरियोज होते थे, उसमें कैसेट्स डालते थे, सीडी प्लेयर्स डालते थे, गाने बजते थे. तो वो एक नया फीचर था, स्टैंडर्ड फीचर था ऑटोमोबाइल्स के अंदर. तो उसकी बात करी गई है. तो एज स्टीरियो बीइंग होगा या फिर एज स्टीरियोज होगा या फिर स्टीरियो एज होगा. अगर आप इसमें देखें तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर. स्टीरियो एज ही रहेगा, राइट. अब एज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो दो वर्ब है. ऑलरेडी a standard feature on many new automobiles. More car companies are including CD players and multi-divided changers as added incentives to the wire. Right? Now, due to these reasons, we are all in favor of universal compulsory education. तो ड्यू टू दीज रीजंस, इन रीजंस की वजह से हम क्या है, हम फेवर करते हैं किसका? यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन का. सो ड्यू टू दीज रीजंस. अब ड्यू टू क्या है? अब देखिए दीज रीजंस क्या हो गया? वी आर इन फेवर, तो वी सब्जेक्ट हो गया, ऑल आर इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन. अब यहाँ पर ड्यूटी आएगा या फिर क्या आएगा अगर आप इसकी बात करें? बाय दीज रीजंस, फॉर दीज रीजंस, आउट ऑफ दीज रीजंस, या फिर नो इम्प्रूवमेंट. अगर आप सही देखें तो यहाँ पर होगा फॉर दीज रीजंस, इन रीजंस की वजह से, राइट. हम क्या कर रहे हैं? हम फेवर कर रहे हैं यूनिवर्सल कंपलसरी एजुकेशन का, तो 4 आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. एज ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज लाइक्ड बाय ऑल. सो बिकॉज वो ऑनेस्ट है तो एंड ही इज लाइक्ड बाय, एज देखिए अब यहाँ पर दो तरीके का हो गया. एज ही ऑनेस्ट एंड अगेन दो कंजंक्शन हो गए, लेकिन एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब है, तो दो कंजंक्शन नहीं हो सकते, या तो एंड हटा दिए. एज ही इज ऑनेस्ट, ही इज लाइक्ड बाय एवरीवन, या राइट. तो आप यहाँ पर एज हटा देंगे और यहाँ पर एंड हटा देंगे, क्योंकि एज का मतलब होता है बिकॉज. एज यहाँ पर क्या है? मतलब बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, ही इज लाइक्ड बाय ऑल, राइट. एंड हटा देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. A lot of travel delay is caused due to the inefficiency and lack of good management on the behalf of the railways. तो जो lot of travel delay होता है ना, जो समय, जो यात्रा में जो देरी होती है, is caused किसकी वजह से होता है? is caused due to the efficiency. अब देखिए caused आ गया, is caused. अब caused है, caused का reason होगा तो caused का object बनेगा, तो due to हट जाएगा. caused the inefficiency and lack of the management, तो due to हटा देंगे क्योंकि already हमारे पास caused आ चुका है. Now question number 22. The future of food companies seems quite secure owed to ever growing demand. तो जब future of किसकी बात कर रहे हैं? The future of food companies seems quite secure owed to ever growing demand. तो owed to नहीं होता, it's owing to होता है. अगर इसके correct preposition की बात करें तो owing to, ये हमारा preposition है, right? इसको याद रखेंगे, ये हमारा प्रीपोजिशन है. तो करेक्ट प्रीपोजिशन होता है हमारा owing to, नहीं तो सी पार्ट में एरर है, ये हम करेक्ट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक व्हेन यू रिफ्यूज एनी इन्विटेशन सो फार नॉट टू कॉज बैड फीलिंग्स. तो डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करिए अगर आप कोई भी इन्विटेशन को रिफ्यूज करते हैं, जिससे कि जो बैड फीलिंग्स है वो ना उत्पन्न हो या वो ना रहे. तो अब नाउ क्वेश्चन नंबर 23. ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करिए व्हेन यू रिफ्यूज एनी इन्विटेशन सो फार नॉट टू कॉज बैड फीलिंग्स. अगर यहाँ पर होगा सो फार नॉट, सो एज नॉट टू कॉज, राइट, या फिर इफ एज, तो यहाँ पर जो सही आंसर होता है ना सो एज नॉट टू कॉज, तो जो सही कंजंक्शन होता है सो एज नॉट टू कॉज. सो फार नहीं होता, सो एज नॉट टू कॉज बैड फीलिंग्स, राइट. B is the right answer. Now question number 24. The driver drove slowly so as not to overturn his load. तो क्या कर रहे हैं कि जो ड्राइवर है वो स्लोली चला रहा है, जिससे क्या होगा कि उसका जो लोड है वो ओवरटर्न ना हो, राइट. तो ड्राइवर जो है स्लोली चला रहा है, नॉट टू ओवरटर्न हिज लोड नहीं, इन ऑर्डर दैट नॉट टू ओवरटर्न हिज लोड नहीं, दैट ही मे नॉट. अगर आप दैट यूज कर रहे हो ना तो उसके यानी कंजंक्शन यूज कर रहे हो. अगर कंजंक्शन यूज कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा. तो अगर यहाँ पर आप दैट यूज कर रहे हो, दैट ही हो गया हमारा कंजंक्शन, मोडाल हो गया ओवरटर्न, नॉट ओवरटर्न व्हाट, हिज लोड, राइट. तो सी इज द राइट आंसर. अब यहाँ पर सो एज नॉट टू ओवरटर्न क्यों करा गया है? क्योंकि ओवरटर्न यहाँ पर क्या है? एज अ इन्फिनेटिव है, 2 + V1,
और यहाँ पर हमने उसको एज अ वर्ब की यूज करा है, राइट। और यहाँ पर ये एज अ कंजंक्शन आया है, तो कंजंक्शन के लिए एक वर्ब होनी चाहिए थी, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए सी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, although he got home last night is still a mystery to me, right? Although he got home last night is still a mystery to me, right? He got home last night, वो पता पिछली रात क्या गया, he got home last night is still a mystery, वो he got, अब देखिए although क्या होता है, हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, राइट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, he got home last night is still a mystery, उसके लिए मिस्ट्री क्या है, he got home last night, तो ये although नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा, how he got home, कैसे वो राइट घर गया या फिर last night, उसके लिए ये अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है, तो यहाँ पर although नहीं होगा, वो होगा, तो इसका सही आंसर होगा how, राइट, while नहीं होगा, since नहीं होगा, हाउ होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 25 डिस्कस किए हैं, तो इन 25 क्वेश्चंस को आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, और रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़िए, उसको समझिए, जितना उनको आप समझेंगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको इजीली कंजंक्शंस या प्रीपोजिशन समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात है, आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का बनता है, वर्ब का बनता है, किसी और का अगर ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो वो गलत है। कंजंक्शन किसको कनेक्ट करता है, जहां पर दो वर्ब होती हैं या दो क्लॉजेज होती हैं उनको कनेक्ट करता है, अगर उसकी जगह पर कोई प्रीपोजिशन है वो गलत है। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आएगा, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, पर दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो याद रखिएगा कि डिस्पाइट ऑफ होगा वो एरर होगा, और इनस्पाइट लिखा होगा वो भी एरर होगा, तो यानी सही फॉर्म होता है डिस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ, राइट। तो बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी तक हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इनको आप दोबारा करिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।